हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग निर्वाचन आयोग को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग निर्वाचन आयोग के गठन, इसका परिचय, इसकी संरचना, कार्यकाल और इसे पद से मुक्त कैसे किया जाता है, इसे हम पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, साथ ही निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, किस प्रकार से निर्वाचन आयोग को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, क्यों रखा गया है, इन सारी बातों को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, किस प्रकार करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। साथ ही दो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। आगे हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य प्रणाली की सुरक्षा और सुनिश्चित प्रदान करने के लिए कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से इन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा जाए, जिसमें कि पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर कदाचार साबित होने पर हटाया जा सकता है। दूसरा है, संविधान में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और सुनिश्चित करने की मांग करती है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक निर्धारित नहीं किया है। वो कानूनी रूप से क्या उसका शैक्षणिक होना चाहिए या प्रशासनिक, इस मामले में चुनाव आयोग के सदस्यों के बारे में नहीं बताता है। आगे हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको कितना पावर है और उनके पास कौन सी जिम्मेदारी दिया गया है। तो इसे हम पॉइंट्स के रूप में लिए हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ें और सुने भी। साथ ही अपने साथियों में क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आप इसे शेयर करने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस का आदेश है। ऐसे तो हम किसी भी वीडियो में ऐसा हमने कहा नहीं, लेकिन बार बार इस प्रकार से प्रेशर दिया जाता है कि आप जब पढ़ावें तो बच्चे से या जो भी ऑडियंस है उनको आप रिक्वेस्ट करें कि शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कि शक्ति क्या है और इसकी क्या जिम्मेदारी है। जिसमें पहला है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करना। क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करना मीन्स हो गया कि भारत में अगर किसी राज्य में गए तो राज्य में जिस प्रकार से कि शुरुआत में सांसद को चुनने के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को हम चुनते थे, तो उनको क्षेत्र के रूप में देख लेते थे कि यहाँ तक 10 लाख की जनसंख्या हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ये एक प्रतिनिधि के यहाँ पर एक प्रतिनिधि खड़े होंगे। इसको परिसीमन कहते हैं। इसके लिए परिसीमन आयोग भी है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। आयोग में भी कुछ सदस्य होते हैं और इसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं और वो परिसीमन आयोग पर काम करते हैं, क्योंकि समय के अनुसार बहुत सारे जनसंख्या में भी वृद्धि हुआ और क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। तो इसमें परिसीमन आयोग परिसीमन का काम करना चाहिए कि क्षेत्रीय क्षेत्र का सीमांकन करना है, निर्धारण करना है। ठीक है। दूसरा है कि मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण भी करना, यानी कि मतदाता सूची को तैयार करते हैं और समय समय पर इसमें संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। क्यों करते हैं
क्योंकि मतदाता जो होते हैं, जैसे कि पहले 21 साल था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार जब आई तो 61 अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 से घटा करके 18 साल कर दिया गया है। यानी 18 साल में हम आप वोट डाल सकते हैं। तो जैसे अभी 2024 का चुनाव हो रहा है और अभी जितने भी लोगों का 18 साल पूरा गया है वो क्या करेंगे, मतदान करेंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 25 में फिर जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, या फिर किसी स्टेट में जो है चुनाव होगा, या फिर आगे जो है फिर लोकसभा का चुनाव होगा। तो फिर क्या होगा, और सारे मतदाता जो है बढ़ेंगे, और सारे लोग जिसका कि अभी जो है 18 साल नहीं पूर रहा है तो वो वोट नहीं डालेंगे। कुछ दिन के बाद जो है, साल भर 6 महीने के बाद जो है उसका 18 साल पूर जाएगा। तो फिर इसमें संशोधन करके जो है समय समय पर मतदाताओं का क्या करें, उसका निर्धारण करना है और इसको जो है मतदाता सूची में जो है डालना है। तीसरा है चुनाव के कार्यक्रमों और तारीखों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच भी करना। चुनाव की अधिसूचना को जारी करना कि कब जो है चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, इसको भी निर्धारित करना है। और इसके लिए क्षेत्र का भी निर्धारण करता है। जैसे कि अभी 2024 में 7 चरण में चुनाव हो रहा है, तो जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल है। तो 19 अप्रैल में कौन कौन सा क्षेत्र में 19 को चुनाव होगा जो पहले चरण में आएगा, फिर दूसरा चरण में कहाँ कहाँ से आएगा, तीसरे चरण में कहाँ कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से ये काम जो है चुनाव आयोग का है। ठीक है, आगे है कि चुनाव के कार्यक्रमों और तारीखों की अधिसूचना करना और नामांकन भी करता है। इससे जो प्रतिनिधि खड़ा होना चाहते हैं उसका नामांकन किए, और नामांकन करने के बाद नामांकन का डेट यानी शुरू करने से लेकर के अंत तक कि कब जो है, कब से कब तक नामांकन करना है। फिर उसके बाद डेट आता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक जो है जांच होगी। उस जांच में क्या होता है, जो सही तरीका से जो नहीं भरता है उसको जो है अनवैलिड भी करता है। ठीक है, तो ये जो है निर्वाचन आयोग का ही काम है। आगे है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करना। अब जो दल बनाना चाहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, तो उसको चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करते हैं। आगे है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए वो क्या करते हैं, अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। विवाद कैसे हो जाता है, जैसे कि एक चुनाव चिन्ह है, एक दल का एक चुनाव चिन्ह है, अब उस दल में मतभेद हो गया है। तो मतभेद होने के वजह से वो 2 पार्ट में बट गया है, तो दोनों पार्ट जो है वही चुनाव चिन्ह को लेने के लिए जो है क्या करेंगे, झगड़ा कर लेते हैं। तो इसका निपटारा भी चुनाव आयोग ही करेंगे। ठीक है, आगे है कि चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। जब चुनाव शुरू हो जाता है तब चुनाव आयोग को बहुत सारा पावर जो है दिया जाता है। वो अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए, मतलब अपनी सुविधा अनुसार वो अधिकारियों की भी नियुक्ति करने का उन्हें अधिकार है। ठीक है, तो ये कार्य शक्ति भी कहिए और इसे जिम्मेदारी भी कहिए। आगे है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा जो पालन की जाने वाली आचार संहिता का निर्धारण भी करना है। जिस दिन चुनाव का डेट घोषित हो जाता है उसी दिन से आचार संहिता भी लागू हो जाता है, और आचार संहिता को पालन करवाने के लिए निर्वाचन आयोग जो है पूरी सख्ती से काम करता है कि कोई आचार संहिता का उल्लंघन ना करे। आगे है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों की नीतियों की टीवी और रेडियो जैसे विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित करने के लिए एक कार्यक्रम को तैयार करते हैं।
कि वो किस प्रकार से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, ये सारी जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग का ही है। विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर भी राज्यपाल से वो सलाह भी लेते हैं, राष्ट्रपति से भी लेते हैं। और बूथ कैप्चरिंग जो धांधली होती है, अहिंसा और अन्य अनियमितताओं के मामले में भी मतदान को रद्द करने का भी उन्हें अधिकार है। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव मशीनरी का पर्यवेक्षण भी करते हैं। मतलब कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र रूप से करे और निष्पक्ष तरीका से किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं कि हर एक राज्य में जा करके वो पर्यवेक्षण भी करते हैं। तो ये जो है शक्ति है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है। आगे जो है हम पढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, क्या क्या काम वो करते हैं, क्या क्या वो काम कर सकते हैं। जिसमें कि पहला है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। जैसा कि थोड़ा सा इस पर जो है एक्सप्लेन पिछले पेज में हमने किया था, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनें कि चुनाव आयोग का परिसीमन करना ये चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। ठीक, निर्वाचन आयोग का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि सभी सीमांकन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत, यानी कि जो भी क्षेत्र है सीमांकन के लिए वो क्या करते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी जो किया गया है, लेकिन बाद में 1952 में संसद द्वारा इसे जो पारित किया गया था, यह प्रावधान 10 वर्षों के बाद प्रत्येक जनगणना के साथ जो है इसे सीमांकन करना है प्रत्येक 10 वर्ष पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जनगणना किया जाता है प्रत्येक 10 साल में, तो प्रत्येक 10 साल में जनगणना से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि हमें जनसंख्या के आधार पर ही जनप्रतिनिधि को खड़ा करना है, जनप्रतिनिधि को चुनना है। तो वो क्या करते हैं, सीमांकन करते हैं। तो इस कार्य के लिए क्या होता है, एक आयोग की व्यवस्था होती है जिसे सीमांकन आयोग कहा जाता है इसे। ठीक है, और फिर जिसमें कि एक सीसी होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, वो परिसीमन का क्या करते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कौन, सीसी जो है वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होते हैं। साथ ही 2 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी होते हैं। इसकी सदस्यता के लिए 2 से 7 सहायक सदस्य होते हैं, और ये जो 2 से 7 सहायक है ये केवल लोकसभा या विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये इतनी जो मेंबर्स हैं, इतने मेंबर्स वो सीमांकन या परिसीमन आयोग में होते हैं। एक चीफ कमीशन होते हैं, चीफ निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं जो कि मुख्य ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा, यानी कि वो क्या होता है कि सेवा मुक्त जो रहते हैं, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। और 2 से 7 के बीच जो अन्य मेंबर होते हैं वो लोकसभा या विधानसभा का होते हैं। ये कार्य है किसका, ये कार्य है निर्वाचन आयुक्त का। दूसरा है सदस्य ये मतदाता सूची को तैयार करना। जैसा कि हम पिछले जो पावर में जो पढ़े थे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारियां जो पढ़े थे, उसमें भी दिया गया था कि वो मतदाता सूची को तैयार करते हैं। आगे है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान भी करते हैं। राजनीतिक दल जो भी अपना दल बनाना चाहते हैं उसको राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करते हैं। कैसे मान्यता दी जाती है, जैसे किसी को मान्यता दिया गया और एक शर्त रहता है कि लोकसभा में जितना भी वोट डाला गया उसका आपको 6% जो है आपको मत प्राप्त होना चाहिए। और विधानसभा में भी यही है कि आपको जिस राज्य में आपको मान्यता मिला है तो उस राज्य से जो है आपको कुल मत का 6% जो है वोट
मत जो है आपको मिलना चाहिए, तब जो है आपको क्या किया जाएगा, आपको मान्यता दिया जाएगा। आगे है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग, यह महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन आयोग का कि राजनीतिक दलों को वो आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करे। ऐसा अवसर भी आ जाता है जब एक ही दल उस चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर देते हैं, तो दोनों दलों के मध्य जो है चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और न्यायिक ढंग से इस विवाद का निपटारा कर दे। ठीक है, आगे है अर्ध न्यायिक कार्य। इसमें 2 कार्य महत्वपूर्ण है। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंध में आयोग से परामर्श ले। दूसरा है अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल जो है राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता से संबंधित जो है अपना परामर्श ले। ठीक है, आगे है चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना भी उन्हीं का काम है कि निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के अनुसार चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अधिसूचना भी उन्हीं के द्वारा होता है। इसके बाद ही निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना जारी करता है, जिससे वह नामांकन भरे जाने, उनकी जांच किए जाने, नामों को वापसी तथा मतदान विधियों की या तिथियों की जो है वो घोषणा करते हैं। तो ये सारे काम जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग की विशेषता क्या है, क्या विशेष बात है हमारे निर्वाचन आयोग की। अभी मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो आप लोग बीच में ही छोड़ करके भाग जाते हैं, इसे ना अच्छे से समझ पाते हैं। जब बीच में छोड़ देते हैं तो दोहरा करके पढ़ने का इच्छा भी नहीं करते हैं, जाहिर करते हैं, और फिर आपको नॉलेज भी अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो समस्या विशेषता है और फिर कुछ समस्या है और समस्या का समाधान है। इतनी बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।